अब सिर्फ 20 मिनट में सीबीएसई क्लास 10th के एसएसटी में आपको आएगा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स और सिर्फ कितना 20 to 25 मिनट्स में, है ना। या कि आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल सही बात है। तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स एसएसटी में आएगा। अब आप निश्चिंत रहेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हाउ नेपोलियनिक कोड बिकेम हेल्पफुल, एंड दूसरा हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था कि ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियनिक कोड और and making of nationalism in Europe and structure of European society and the new middle class and the feudalism features of liberalism। तो आज हम लोग डिस्कस उसी का अगला जो एक्सटेंशन पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करना है, यहाँ पर शुरू करेंगे। तो आइए इसमें देखिए कि देयर इज नो नेशन स्टेट इन द यूरोप इन मिड 18th सेंचुरी। तो इसमें आपसे ये खास करके अगर इनकी बात की जाए तो ये आपके एमसीक्यू के लिए मैंने स्टेटमेंट बनाया है। आपसे पूछेगा कि कौन से सेंचुरी में यूरोप में आपको कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, कोई नो नेशन स्टेट नहीं था वहां पर। तो आपका सवाल आएगा मन में कि नेशन स्टेट क्या है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बट आप इससे पहले का लेक्चर देखेंगे तो उसमें ये क्लियरली मैंने इसको डिफाइन कर दिया है बिल्कुल इस तरीके से, जिसमें कि नेशन स्टेट क्या होता है, जहां पर कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कोई भी फैक्टर को कॉमन करके एक नेशन का फॉर्मेशन किया जाए, उसको हम लोग नेशन स्टेट कहते हैं। लेकिन मिड 18th सेंचुरी तक यहां पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। तो 18th सेंचुरी का मतलब क्या? तो 18th सेंचुरी का जब मैंने ऑफलाइन में बच्चों से पूछता हूं तो उनको यह पता नहीं होता है कि 18th सेंचुरी का मतलब होता क्या सर है। तो ये मेरे भाई 1700 से 1799 को हम लोग 18th सेंचुरी कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 1700 से 1799 को क्या बोलते हैं हम लोग? 18th सेंचुरी बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर 16th सेंचुरी होगा तो एक आप क्या करोगे, माइनस कर देना, एक माइनस करके और उसके बाद 99 तक चले जाना, वो सेंचुरी आपका मिल जाएगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है आज का, दी अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब ये अरिस्टोक्रेसी थे कौन, ये कौन था? तो ऐसे क्वेश्चंस के आने की जो पॉसिबिलिटी है 3 और 5 मार्क्स में। आपको एक चीज ये पता होगा ना कि सीबीएसई ने इस बार गाइडलाइंस दिया है। क्या गाइडलाइंस दिया है? कि पीवाईक्यू से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं पूछे जाएंगे तो इसका मतलब है कि न्यू क्वेश्चंस बनेंगे, और अगर नए क्वेश्चंस बनेंगे तो क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप का हो जाएगा, डाइवर्सिटी जा जाएगा। उसी के बेसिस पर मैंने 2026-27 2026-27 के लिए मैंने अलग से कंटेंट बनाया है, जो कि मैं आपको यहां दिखा भी सकता हूं कि आप देख सकते हो कि मैं खुद से पेन से बैठ करके आपके लिए हर साल एक न्यू क्वेश्चन आपको फॉर्मेट बनाता हूं। तो इसीलिए आपको यहां पर और साथ ही साथ आपके लिए मार्क्स भी लाना कंपलसरी होगा। तो 3 to 5 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला अरिस्टोक्रेसी होता कौन है, तो आप देखेंगे इट रेफर्स टू द एलाइट क्लास। एलाइट क्लास किसको बोलते हैं? वेल्दी क्लास, है ना। वेल्दी क्लास या एलाइट क्लास किसको, जिसको कि हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं कि जो रिच मैन की जो क्लास होती है उसको एलाइट क्लास कहते हैं। जिसका मतलब जो रिच मैन था वही क्या कहलाया? अरिस्टोक्रेसी कहलाया। इट वाज सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट इन यूरोप। तो आप देखेंगे कि ये सामाजिक तौर पर भी और पावर में भी, मतलब कि ये सोसाइटी का मतलब, सोसाइटी में डोमिनेंट होने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो, आप रिच मैन हो, तो समाज में आपका दबदबा बना रहता है। और पॉलिटिकली का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास पावर भी हो। तो ये जो अरिस्टोक्रेट थे, तो मोनार्क सिस्टम में जैसे आज हमारे देश में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, उस तरीके का सारे पद पे मिनिस्टर्स प्लस आपको सेक्रेटरीज जैसे पदों पे उस समय में ये अरिस्टोक्रेट ही होते थे राजा के अंदर में। और ये पूरी तरीके से यूरोप में डोमिनेंट थे, सोशली भी, पॉलिटिकली मतलब फाइनेंशियली भी, और पॉलिटिकली भी मतलब पावर से भी ये काफी यूरोप में डोमिनेंट थे। दूसरा, दे वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ। और वो लोग यूनाइटेड कैसे थे? तो कॉमन वे ऑफ लाइफ से, मतलब सब किसी का जो लाइफ था वो कॉमन था। दैट मीन्स कि जैसे देखेंगे कि अक्सर जो कार वाले होते हैं उनके दोस्त भी कार वाले बनते हैं, जो बाइक वाले होते हैं उनके दोस्त अक्सर देखा जाता है कि बाइक वाले बनते हैं। तो वैसा ये जो सारे रिच मैन थे यूरोप में, सब आपस में यूनाइटेड थे, क्योंकि सबका लाइफ स्टाइल बिल्कुल सेम था, सबके सब अमीर थे। तो इस तरीके से ये लोग आपस में यूनाइटेड थे। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात कि सिर्फ दोस्ती नहीं, यहां तो सिर्फ बात किस चीज का, अगर यहां पर बात करें
तो ये तो कहीं ना कहीं दिखाता है क्या चीज को, तो फ्रेंडशिप को, है ना। किस चीज को दिखाता है तो फ्रेंडशिप को। बट दूसरा पॉइंट आप ये वाला देखो कि देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। तो अब अगली चीज इंटरेस्टिंग क्या होता था कि ये लोग अपने घरों के बच्चों की जो शादियां होती थी वो एक दूसरे के घर में करवाना शुरू कर दिया। मतलब कि रिच मैन जो थे दूसरे रिच मैन में, सपोज कीजिए किसी, मान के चले कि एक बहुत बड़ा, ये मान के चलो आप कोई स्टेट है, यहां कोई एक रिच मैन और एक रिच मैन यहां पर, तो मान ले कि यहां पर 3 रिच मैन का इलाका है एक जिला में। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या होगा कि ये क्या करेंगे, अपने फैमिली का मैरिज यहां करवा देंगे, अपने बच्चों की शादी यहां करवा देंगे, ये अपने बच्चों की शादी यहां करवा देंगे। तो इससे क्या हुआ कि ये पूरे राज्य का लोग आपस में, जो जितने भी अमीर लोग थे सब के सब एक दूसरे का रिलेटिव बन बैठे थे, जिनसे इनका जो पावर है वो सोसाइटी में और पॉलिटिकल पावर और भी ज्यादा इसका क्या होता गया, तो मजबूत होता गया। क्योंकि जब सारे अमीर लोग एक साथ यूनाइटेड होंगे तो उनसे किसी भी गरीब लोगों के लिए लड़ पाना, झगड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अगला अरिस्टोक्रेसी के साथ खास बात क्या था कि दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, है ना। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है कि जो ऑफिशियल वर्क होता है, डिप्लोमेसी का मतलब क्या हुआ बच्चे, भाई मेरे, ऑफिशियल वर्क। जो भी ऑफिशियल वर्क होता था उसके लिए ये हमेशा किस लैंग्वेज का यूज करते थे, फ्रेंच का। और जो फ्रेंच लैंग्वेज होता था ना, ये रिच का लैंग्वेज होता था। ये किसका लैंग्वेज होता था, तो रिच का। तो ऑब्वियसली है उसमें में फ्रेंच सीखने के लिए आपको एक रिच फैमिली से बिलोंग करना आपके लिए कंपलसरी था। जैसे अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में आजादी के समय में, या आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले चले जाएं, तो उस समय में इंग्लिश कौन सीख पाता था, प्राइवेट स्कूल्स में किसके बच्चे जा पाते थे, जो फाइनेंशियली साउंड होते थे, और वही लोग सिर्फ इंग्लिश भी सीख पाते थे। इसीलिए आज भी हमारे देश में, हालांकि मैं बोल रहा हूं कि 20-30 साल पहले, लेकिन वास्तविक बात यह भी है कि आज भी हमारे देश में इंग्लिश बोलने वालों को लोग रिच फैमिली से ही मानते हैं और रिच की भाषा ही समझते हैं लोग। तो वैसा ही कुछ था, तो ये लोग करते थे जिससे कि जो कॉमन लोग हैं ना, उनको कोई भी बात समझ में ही ना आए कि ऑफिस में एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, कि ऑफिस में क्या हो रहा है, किस तरह के लॉ बन रहे हैं, क्या लॉ है एक्चुअली, ताकि ये सारी चीजें उसको पता ना चले, ताकि अगर ये लॉ बनाता भी है पब्लिक के फेवर के लिए तो वो फिर पब्लिक को उसका बेनिफिट ना मिल पाए और पब्लिक उसके लिए क्वेश्चंस कभी ना कर पाए। क्योंकि फ्रेंच तो जानते ही नहीं थे वो लोग, देश के 90% पॉपुलेशन तो जानते ही नहीं थे। क्योंकि आपने देखा कि 90%, अभी लास्ट में आप पीजेंट्स में देखोगे, यहाँ कुछ दिख रहा होगा, डिस्कस करूंगा, तो 90%। और जो रिच था ना, ये सिर्फ पूरे आपको यूरोप में 10% थे, जबकि इसका पॉपुलेशन कितना था, 10%। और जबकि अगर बात करें एसेट्स का, तो पूरा कंट्री का एसेट्स जो है इन्हीं के पास था, 90% एसेट्स इनके पास था। तो इंटरेस्टिंग बात देखिए, जिससे कि ये काफी अमीर हुआ करते थे और जिससे ये फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे ताकि देश के 90% लोगों को समझ में ही ना आए। अगला सवाल है पीजेंट्स। अगेन मैं कह रहा हूं कि ये सवाल जो आपको है, ये आपको 2, 3 और 4, यहां तक कि 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं कि हु वर पीजेंट्स। तो आइए, पीजेंट्स वाज अ एग्रीकल्चरल फार्मर। पीजेंट्स कौन थे, तो एग्रीकल्चरल फार्मर जिसके पास मिनिमम लैंड ओनरशिप होता था। मिनिमम लैंड ओनरशिप का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली ये अपना लैंड तो होता नहीं था इसका। ये लैंड क्या करते थे कि जैसे देखेंगे कि आज हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। कहीं पर लोग अधिया बोलते हैं, तो कहीं पर बटई बोलते हैं, तो कहीं पर लोग कूत बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको कि हम लोग ओवरऑल सभी को रेंट बोलते हैं। तो इनके पास जो पीजेंट्स होता था, इनको क्या करना पड़ता था, अपने टोटल प्रोडक्शन का कुछ परसेंट जो होता था ये आपको उसको देना पड़ता था। किसको, तो ऑनर को, लैंड ऑनर। इसलिए लैंड की ऑनरशिप मिनिमम होती थी। इसका मतलब ये है कि जब भी चाहे जो लैंड ऑनर्स होते थे वो लैंड क्या करते, इनसे छीन लेते, इसे वापस ले लेते। चलिए, दे वर अप्रॉक्स 90% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो ये जो पीजेंट्स था वो पूरे यूरोप के पॉपुलेशन का कितना परसेंट था, तो 90% था पूरे यूरोप के पॉपुलेशन का। ये भी आप ध्यान रखेंगे, तो ये भी एक आपके लिए एमसीक्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है। अगला है वेस्टर्न यूरोप। इन वेस्टर्न यूरोप मैक्सिमम लैंड कल्टिवेटेड बाय टेनेंट्स, कल्टिवेटेड बाय टेनेंट्स या स्मॉल लैंड ओनर्स। अब आइडिया आप लगाइए, तो टेनेंट्स को समझिए आप, जो कि लैंड जो है ना वो रेंट पे लेता हो, लैंड ऑन रेंट, है ना, लैंड ऑन रेंट, लैंड ऑन रेंट। जो रेंट पे लैंड लेकर के कल्टीवेशन करता हो उसको टेनेंट्स बुलाया गया। और स्मॉल लैंड ओनर्स तो ऑब्वियसली है कि जब मैंने यहां पर लिखा
कि सिर्फ इस 90% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 10% लैंड था। कितना था? 10% लैंड था इस 90% पॉपुलेशन के पास। तो अगर किसी भी फार्मर के पास अगर लैंड होगा भी तो उस लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन 10% लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अगर 90% पॉपुलेशन के बीच में हुआ है तो इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके पास कितना ही लैंड होगा। तो कुल मिलाकर के आपसे अगर एमसीक्यू में पूछता है कि इन ईस्टर्न यूरोप द लैंड वाज कल्टीवेटेड बाय, तो आपको क्या लिखना है वहां पर? ऑप्शन में टेनेंट्स देना है, या और अगर दूसरा हो तो स्मॉल लैंड ओनर्स। और यही क्वेश्चन अगर आपको 1 नंबर मार्क्स में पूछ सकता है कि इन ईस्टर्न यूरोप मैक्सिमम लैंड वाज कल्टीवेटेड बाय, और 1 नंबर का तो आप क्या लिखेंगे? इन वेस्टर्न यूरोप द मैक्सिमम लैंड वाज कल्टीवेटेड बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल लैंड ओनर्स। ठीक है, अगला ये इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप लैंड वाज कल्टीवेटेड बाय सर्फ्स। तो अगर आप ईस्टर्न और सेंट्रल में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच साइड ऑफ यूरोप द लैंड वाज कल्टीवेटेड बाय सर्फ्स, तो आपका वहां पर ऑप्शन क्या होगा? आंसर ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में। तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में जो लैंड था वो कल्टीवेटेड किया जाता था किसके द्वारा? तो सर्ब्स के द्वारा। अब अगला सवाल अगर सीबीएसई बना ले, चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि अब वो पीवाईक्यू से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तो इसका मतलब है कि हमें पूरा एनसीईआरटी में डुबकी लगा करके वहां से कंटेंट निकालना पड़ेगा, जो कि मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को कहता हूं कि मैं आपका टाइम सेव कर देता हूं, उस टाइम को आप मैथ साइंस पे लगाओ और अपना जो ड्रीम है आपका 95 से एबव परसेंटेज लाने का, उस सपना को आप पूरा करो, साकार करो। क्योंकि एसएसटी के चारों पेपर में मैं आपका समय को मिनिमाइज कर दूंगा, क्योंकि आपको सिर्फ 20 से 30 मिनट तो मुझे देना है रोज का, और बदले में मैं क्या आपको देने वाला हूं? तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स में देने वाला हूं आपको। तो बस आइए, तो अब सवाल आपके मन में आया हु व्हाट सर्व्स। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को 1 नंबर में तो पक्का ही है, जबकि इसको 2 में भी पूछा जा सकता है। तो आइए, अ पर्सन हु वाज फोर्स टू वर्क। देखिए, एक पर्सन ऐसा जिसको फोर्सफुली काम करवाया जाए, कहां? ऑन लैंड, एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात कि विदाउट वेजेस एंड फ्रीडम। अब देखिए, ये जो भी सर्व्स होते थे इनको काम करवाया जाता था लैंड में, अपने अपने खेतों में। जो कौन करवाते थे? तो इसको काम करवाने वाला, ये फोर्स करने वाला कौन होगा? तो जी हाँ वो कौन थे? तो आप थोड़ा सा 9th का एसएसटी याद होगा, तो ये नोबिलिटी थे, और इन्हीं के पास देश का 90% लैंड इन्हीं के पास था। तो ये लैंड क्या करते थे कि इनको जो टेनेंट्स होते थे, जो गरीब आदमी होते थे, उनको फोर्सफुली अपने लैंड पे काम करवाते थे, और वेजेस भी नहीं देते थे। वेजेस का मतलब समझते हैं ना? मजदूरी बोलते हैं इसको ना, ना मजदूरी ना फ्रीडम। अब फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर एक मजदूर को मान के चलिए काम करना होता है 6 से 8 घंटे, लेकिन ये क्या काम करवाएंगे आपको 12 घंटे, उससे भी मन ज्यादा होगा 16 घंटे, उससे भी ज्यादा मन होगा 18 घंटे आपसे काम करवाएंगे, और इसके बदले में आपको कुछ भी दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सर। चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है कस्टम यूनियन, और उसको हम लोग जॉल्वेरिन भी बोलते हैं। तो जो कस्टम यूनियन है उसको इंग्लिश वर्ड है, और जॉल्वेरिन जो है ये कौन सा वर्ड हुआ? तो फ्रेंच वर्ड हुआ। ठीक है, तो ये जॉल्वेरिन की जो स्टैब्लिशमेंट हुई है वो 1834 में बनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो कस्टम यूनियन या जॉल्वेरिन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, तो वो है आपको 1834 में। तो कहते हैं कि इट वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया। आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जॉल्वेरिन का जो स्टैब्लिशमेंट है वो किसकी इनिशिएटिव है? तो जी हाँ, ये इनिशिएटिव किसकी है? तो प्रूसिया की। आपके वहां पर एमसीक्यू में ध्यान में रखेंगे, आपके ऑप्शंस में भी ये मिलेंगे। इन्होंने क्या किया? द यूनियन एबोलिश्ड टेरिफ बैरियर्स। टेरिफ बैरियर्स क्या होता है? जो टैक्सेस, जिसको हम लोग अगर आसान भाषा में कहें तो जो कस्टम ड्यूटीज होता है, कस्टम जो टैक्स होता है ना, कस्टम टैक्स, यार इसको एक्चुअली आज के मॉडर्न समय में ड्यूटीज बोलते हैं। मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर में, सपोज कीजिए कि आप अगर सिटी 1 और सिटी 2, तो सिटी 1 से सिटी 2 में अगर कोई भी सामान लेके जाएं तो यहां पर यह आपको टैक्स बैरियर देना पड़ता, या फिर यहां से कोई भी लेके आए तो आपको यहां पर एंट्री में टैक्स देना पड़ता, यहां पर एंट्री में टैक्स देना पड़ता। तो इसी को बोलते हैं टैरिफ बैरियर्स। तो ये जो जॉल्वेरिन कस्टम यूनियन ने, उन्होंने क्या किया कि पूरी तरीके से टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया कि नहीं, अब जो, ताकि इससे क्या होगा कि जो गुड्स का जो मूवमेंट होगा वो फ्रीली मूवमेंट होगा, है ना। जो टैरिफ बैरियर्स हटने से क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट फ्रीली होगा एक टाउन से दूसरा टाउन। अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट रिड्यूस द, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? घटाना, नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2।
तो पहले पूरे यूरोप में करेंसी अगर देखी जाए तो कितने टाइप की करेंसी थी, तो 30 टाइप्स ऑफ करेंसीज पूरे यूरोप में यूज होता था। और जबकि बाद में इन्होंने कस्टम यूनियन ने घटा कर कितना कर दिया, तो 2 कर दिया। तो देखिए जितने अलग अलग टाइप्स के करेंसीज होंगे, ट्रेड करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके वैल्यू को कैलकुलेट करना इजी नहीं होता। जैसे अगर आज हमारे देश के बगल में पाकिस्तान है या अपने देश के बगल में नेपाल है, सिर्फ आप यहां चले जाओ तो देखोगे कि करेंसी से कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको आता है उसके वैल्यू को फाइंड आउट करने में। जो कि यहाँ 100 रुपीज, नेपाल में जाएंगे वो 100 रुपीज शायद 140 रुपए बन जाते हैं। इस तरीके से जो वेरिएशंस आते हैं तो हमारा कैलकुलेशन कर पाना मुश्किल होता है। और खास करके किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए, जो कि हजारों आइटम्स बेचेंगे, हजारों गुड्स बेचेंगे, तो उनके लिए कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था, जिसके वजह से गुड्स का मूवमेंट एक सिटी से दूसरा सिटी नहीं हो पाता था, क्योंकि वो कैलकुलेशन में दिक्कत करती थी। इट फोस्टर्ड द नेटवर्क ऑफ रेलवेज टू इनहेंस द मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अगला चीज जो कस्टम यूनियन है, उन्होंने फोस्टर मतलब कि जोर दिया किस चीज पर, तो रेलवे के नेटवर्क को एक्सपेंशन करने का, कि ज्यादा से ज्यादा अगर रेलवे लाइन बिछाए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा रेलवे नेटवर्क होगा, तो उसका फायदा ये होगा कि मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, मतलब कि गुड्स और कैपिटल दोनों का मूवमेंट एक शहर से दूसरा शहर हो जाएगा। आपको मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं कि अगर मोबिलिटी का बात करें तो इससे सबसे फायदा खास करके जो गुड्स होता है, तो आपको मैं बता दूं कि जो गुड्स होते हैं ना, वो 2 तरह के गुड्स होते हैं। एक होता है पेरिसेबल और दूसरा होता है ड्यूरेबल। तो जो पेरिसेबल गुड्स होता है ना, जो कि एक तरह से कह सकते हैं हिंदी में जो कच्चा होता है, कच्चा सामान, जैसे फ्रूट्स हो गया, है ना, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, तो ये सब खराब होने वाली चीज है। लाइक फिर मीट हो गया, है ना। और ये ड्यूरेबल में तो आपका जो खास करके प्लास्टिक से या आयरन से बने हुई चीजें होती वो होती है। अगर आपका क्या होता है कि अगर नेटवर्क आपका ट्रांसपोर्टेशन बेहतर ना हो, तो ये पेरिसेबल गुड्स एक जगह से दूसरा जगह पहुंच ही नहीं पाएगा। तो मान के चलिए कोई एक ऐसा एरिया जहां पर वेजिटेबल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, कोई एक ऐसा जैसे देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर फ्रूट्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब अगर हमारा नेटवर्क अच्छा ना हो, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर ना हो, तो कश्मीर से यहाँ पर फल आने में रास्ते में ही सड़ जाएंगे, तो जिसके वजह से कश्मीर के लोगों का इनकम नहीं होगा और यहाँ हम लोगों तक फ्रूट्स नहीं पहुंचेगा। अब अगर कश्मीर के लोगों का फ्रूट्स बिकेगा नहीं, तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो बाकी गुड्स का डिमांड नहीं होगा, तो हमारा मार्केट क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अगला है, इट वाज ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो जॉल्वेरिन को लगभग सारे जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया था। अगला टॉपिक हमारा न्यू कंजर्वेटिज्म्स आफ्टर 1815। अब क्या हुआ कि एक न्यू कंजर्वेटिव्स, ये भी आपका एमसीक्यू है, हालांकि ये थोड़ा सा आगे मैं और इसको डिटेल में बताऊंगा कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि न्यू कंजर्वेटिव रिजिम्स, एक तो कंजर्वेटिव्स हुआ, सिर्फ कंजर्वेटिव्स की बात की जाए तो वो कब होगा, बिफोर 1789। बिफोर 1789 क्या था, कंजर्वेटिव था। लेकिन इसके बाद 1814 तक जो है ना आपको लिबरल्स की सरकार बनी, कहीं फिर कहीं पर आप देखेंगे डिक्टेटर की सरकार बनी, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या हुआ, डिक्टेटर की सरकार बनी, डिक्टेटर ही लिखिए, डिक्टेटर्स की जरूरत नहीं है, उनकी सरकार बनी। लेकिन बाद में फिर 1815 में आकर के क्या बन जाता है कि कंजर्वेटिव्स की सरकार वापस से बन जाती है। तब सवाल आता है कि सर हु वर कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंजर्वेटिव्स, और ये क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है आपका वो 3 मार्क्स में आसानी से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और 1 to 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन सेफ है ना। यहां से सीधा हु वर कंजर्वेटिव्स 1, 2 और 3 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बी केयरफुल। तो आइए यहां पर देखिएगा, अब पॉलिटिकल फिलोसफी ये क्या है, एक पॉलिटिकल फिलोसफी है, एक विचारधारा है जो कि स्ट्रेस्ड जोर देता है किस चीज पर, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। दैट मींस कि जो पुराना हमारा ट्रेडिशन है, जो कई सदियों से जो प्रथाएं, जो सिस्टम, जो कल्चर, जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, उसी ट्रेडिशन को ये इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब नई चीज में ये भरोसा नहीं करते हैं। एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब क्या, जो मोनार्क रूल था, है ना, ये मोनार्क को ही सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, मोनार्क्स को। एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। तो ये हमेशा क्या चाहते हैं कि बदलाव सोसाइटी में हो, ये अच्छी बात है, लेकिन बदलाव स्लोली होना चाहिए, काफी स्पीड में बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आज हम लोग अपने घरों में बात करें कि हमें इंटरकास्ट मैरिज करनी है, तो घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आज से बहुत पहले चले जाइए
तो हमारे देश में कास्टिज्म इतना तक ज्यादा मजबूत था कि हम लोग एक दूसरे के घर आ जा भी नहीं सकते थे, साथ उठ बैठ नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे। तो उस समय का जो कंजर्वेटिव था, उन्होंने धीरे धीरे क्या चीज को, इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिंगल हो। लेकिन अभी कह रहे हैं कि नहीं, शादी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि वो बदलाव चाहते हैं, लेकिन स्लोली एक समय आएंगे जब उस चीज को भी एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। तो क्या हो रहा है कि बदलाव तो हो रहा है, लेकिन बदलाव कैसा होना चाहिए, स्लोली। ये किसका मानना है, कंजर्वेटिव्स का। और जो चाहेंगे कि बदलाव रैंडमली हो जाए, तुरंत में बदलाव हो जाए, उसी को बोलते हैं लिबरल्स। तो ये कंजर्वेटिव्स का डेफिनेशन को भी आप ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था कंजर्वेटिव्स की, हु वर कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं। अब अगला सवाल है कि आपसे फिर एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी या तो 3 या 5 मार्क्स में ही आ सकते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा आपसे कि फिलोसफी एंड फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिव्स। तो बताइए कंजर्वेटिव्स की फीचर्स क्या थी, व्यवस्था क्या थी। तो कहते हैं कि आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, तो नेपोलियन कब हारा था, तो 1815 में जब नेपोलियन को हराया गया, तो यूरोपियन गवर्नमेंट वर गाइडेड बाय कंजर्वेटिज्म्स। तो दैट मींस कि नेपोलियन को हराने के बाद फिर से जो यूरोप है, तो यूरोप में कौन सी व्यवस्था आ गई, तो कंजर्वेटिव्स की व्यवस्था आ गई। जो कि आपने कंजर्वेटिव्स को देखा कि जो ओल्ड ट्रेडिशन पे भरोसा करता हो, है ना, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा करता हो। दैट मींस कि सारी जो पुरानी चीजें हैं उसी को भरोसा करता हो और उसी को वो सिस्टम सही मानता हो। तो इन्होंने 1815 में नेपोलियन के हराने के बाद पूरे यूरोप में आपको कंजर्वेटिज्म जो है फिलॉसफी, ये चलना शुरू हो गया। मतलब सरकार पूरी तरीके से कंजर्वेटिव सरकार बन गया। दे वैल्यूड, देख लीजिए क्या, तो कंजर्वेटिव्स क्या हुआ, दे वैल्यूड मोनार्की, दैट मींस कि मोनार्क ही रूल करेगा। द चर्च, चर्च की सुपरमेसी, आपको याद होगा 9th में कि जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो 3 क्लास में डिवाइडेड था, खास करके फ्रेंच सोसाइटी की बात करें, नोबिलिटी, क्लर्जी एंड थर्ड स्टेट। तो नोबिलिटी, क्लर्जी को टॉप पे रखा गया था। सोशल हायरार्की, सोशल हायरार्की का मतलब क्या हुआ कि जो नोबल है वो पहले भी पोजीशन 1 पे था, तो अभी भी पोजीशन पर है। दूसरा क्लर्जी नंबर 2 पे था, सॉरी ये उल्टा कर दीजिए 9th के हिसाब से, तो नंबर 1 पे क्लर्जी को रखा गया था, नंबर 2 पे नोबल को रखा गया था, और नंबर 3 पे किसको रखा गया था, तो वो था कौन सा, जो कॉमन पीपल, दैट मींस की थर्ड स्टेट। तो ऐसा ये सोशल हायरार्की बड़ा छोटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से बड़ा और छोटा को माना ही जाएगा। ओल्ड ट्रेडिशन, जो मैंने कहा भी ओल्ड ट्रेडिशन, प्रॉपर्टी एंड फैमिली प्रिजर्वेशन, ये क्या बोल दिया, प्रॉपर्टी एंड फैमिली प्रिजर्वेशन। तो इसको जो फैमिली को, नोबल्टी, क्लर्जी को आपको याद होगा कि प्रिविलेजेस मिला हुआ था। वो कौन सा प्रिविलेजेस मिला हुआ था, तो वो था क्या चीज, टैक्स एग्जेप्शन। टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स से मतलब इनको छूट दी गई थी, है ना, ये क्या था, उसको प्रिविलेजेस मिला गया था। और साथ ही साथ इन्हीं लोगों को जो था, आपको जो बड़े बड़े पोस्ट होते थे उस पे नौकरियां भी या रखा जाता था। दूसरा चीज की प्रॉपर्टी, आपको पता है ना कि ये जो नोबल है और नोबलिटी और जो क्लर्जी है, ये दोनों को मिला करके, नोबलिटी प्लस क्लर्जी को मिला करके देश का 90% एसेट्स इन्हीं लोगों के पास था। तो दैट मींस कि इसका एसेट इसी के पास रहेगा। लेकिन वही लिबरल्स गवर्नमेंट क्या चाहते थे, तो लिबरल्स गवर्नमेंट चाहते थे कि अगर लिबरल्स की सरकार बनती है तो इन लोगों से ये 90% एसेट छीन करके और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, किसके बीच में, तो थर्ड स्टेट के बीच में कर दिया जाएगा। एंड ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम वर कंसिडर्ड क्रूशियल। लेकिन अब की बार, चूंकि पहले ये 7 मतलब 1815 से पहले कुल मिलाकर के 1789 के समय की बात करें, बिफोर 1789, तो जो कंजर्वेटिव था वो पूरी तरीके से प्रायोरिटी देके रखा था फ्यूडलिज्म को और सर्वडम को, जो कि सर्वडम को भी मैंने एक्सप्लेन करके आपको लिखा रखा है। तो अब लेकिन ये लोगों को ये लगा कि ये समाज की दो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये समाज में रहा, एक तो फ्यूडलिज्म और दूसरा सर्वडम, तो समाज के लोग कभी भी, ये जो कंट्री के लोग हैं, आपस में यूनाइटेड होंगे और फिर से हमारे अगेंस्ट में फाइट करेंगे। और पॉसिबल ये है कि वापस से कंजर्वेटिव्स की सरकार को खत्म कर दे और वहां पर लिबरल्स की सरकार बन जाए। तो अब की बार इन्होंने 1815 में जब वापस से रीस्टैब्लिश्ड हुआ कंजर्वेटिव्स की सरकार, गवर्नमेंट ने इन्होंने फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम को खत्म करने के बारे में सोचा और क्रूशियल पार्ट समझा कि नहीं, इसको खत्म करना ही पड़ेगा। तो सर्वडम तो समझाए हम आपको और फ्यूडलिज्म भी हम आपको समझाएंगे, पर छोटा सा यहां पर ये समझ लीजिए कि फ्यूडलिज्म का मतलब हुआ कि मोनार्क जो है वो लैंडलॉर्ड्स को लैंड देगा
और उसके बदले में उस लैंडलॉर्ड से वो हमेशा क्या चाहेगा कि जब भी उसको आर्मी में लोगों की जरूरत महसूस हो तो पीजेंट्स को वहां पर भेजे, जब भी गवर्नमेंट कहीं पर कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करेंगे तो वहां पर फ्री में मजदूर अवेलेबल करवाए। तो ये होता है फ्यूडलिज्म। लेकिन ये कहने से आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने इसको पूरी तरीके से डिफाइन भी कर रखा है। अगला पॉइंट है टू स्ट्रेंथन ऑटोक्रेटिक मोनार्क। ऑटोक्रेटिक मोनार्क क्या हुआ कि जो सेल्फ डिसीजन ले, है ना, सेल्फ डिसीजन लेगा और किसी के ये कंट्रोल में नहीं होगा। दैट मीन्स को डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज देखेंगे कि आयरन होता है और आयरन कैसा होता है, ऑटो कट, कि वो खुद हिट हुआ तो खुद वो कट कर जाते हैं, है ना। आज देखेंगे सारी चीजें। वैसा ये मोनार्क था, ये किसी के कंट्रोल में नहीं था। आपको उस आयरन का कोई स्विच ऑफ नहीं करना होता है, जब वो हिट हो जाता है वो अपने आप हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ये मोनार्क ये ऑटोक्रेटिक है। जो भी इनको डिसीजन लेना होगा ये सेल्फ लेंगे, इनको किसी से पूछने जानने समझने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑटोक्रेटिक को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इन्होंने अब की बार मॉडर्न आर्मी बनाया। पहले जैसा आर्मी था वैसा नहीं, बल्कि अब उस आर्मी को आर्म्स लेस किया होगा, उसमें ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती होगी, ताकि वो अचानक से करके सही पर रिवॉल्यूशन हो, मोनार्क के अगेंस्ट में रिवोल्ट हो तो उनसे वो फाइट कर पाए। इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं ना, ऑफिसर जितने भी होते हैं, है ना, ऑफिसर जितने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी वाज सेटअप। तो अब की बार इन्होंने ब्यूरोक्रेट भी बनाया और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट। दैट मींस एफिशिएंट बनाने का मतलब क्या हुआ कि उस ऑफिसर को प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दी जाए। जैसे आज आप लोग पढ़ते हैं और मान के चलिए कल आप आईएएस आईपीएस बन जाते हो, तो आईएएस आईपीएस बन जाओगे तो क्या करोगे, कल आप बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दोगे? तो नहीं, इसके लिए फिर क्या होता है कि आप देखेंगे कि लवासना में या इंडिया के अलग अलग हिस्सों में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन को इफिशिएंटली अच्छे तरीके से कर पाओ, जिससे लोगों को क्या हो, बेनिफिट हो। इन 15 नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय बापरे। आपको शॉर्ट में याद क्या रखना है, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आपसे याद रहेगा, इसको मैंने शॉर्ट बना दिया है कि इन 1815 नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय बापरे कंट्री। तो यहां पर देखिएगा बापरे, बापरे हम लोगों में ज्यादा यूज होता है, इसीलिए मैंने इसको बापरे का रूप दिया है। तो बी फॉर ब्रिटेन, ए फॉर ऑस्ट्रिया, पी फॉर प्रूसिया एंड आर फॉर रसिया। तो बापरे याद रखिएगा कि नेपोलियन को किसने हराया था, तो बापरे कंट्री ने। कब हराया था, तो 1815 में। कहां हराया था, तो बैटल ऑफ वाटरलू में। तो जी हाँ, एट बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को बापरे कंट्री द्वारा हराया गया था, डिफीट किया गया था। तो जब ये वार खत्म होता है तो हमेशा आप देखेंगे हिस्ट्री में कि जब भी वार खत्म होता है तो इसके बाद एक कोई ट्रीटी साइन होता है और उस ट्रीटी में फिर सेटलमेंट की जाती है, दोनों के पक्ष की बातों को रखा जाता है, एक दूसरे को के बारे में सारे एग्रीमेंट्स पेपर बनते हैं। तो यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो यहां पर आफ्टर बैटल बापरे मेट एट वियना। ये जो बापरे कंट्री है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, रसिया और ऑब्वियसली इसमें फ्रांस भी होगा क्योंकि नेपोलियन तो आ रहा है, फॉर द सेटलमेंट ऑफ यूरोप एंड साइन द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। ठीक है, अब देखेंगे कि बैटल के बाद क्या होता है कि जो बापरे कंट्री है वो वियना में जाके मीटिंग करते हैं और वहां पर किस चीज के लिए, तो पूरे यूरोप के सेटलमेंट्स के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है, और फिर वहां पर एक ट्रीटी भी साइन हुआ था। अब देखेंगे आपके मन में अगर एक सवाल आता होगा कि सर पूरे यूरोप के सेटलमेंट को लेकर के क्यों, क्योंकि ये जो अपना नेपोलियन भैया था ना, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज को इन्होंने कब्जा करके रखा था, इन्होंने जीत लिया था, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज को इन्होंने क्या किया था, जीत लिया था। तो ये जो बापरे कंट्री था, इनको धीरे धीरे ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि अब अगर नेपोलियन को नहीं रोका गया तो ये पूरे यूरोप पे कब्जा करेगा और पूरे यूरोप पर कब्जा करने के साथ साथ एनेक्स करने के साथ ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया और रसिया तक को भी ये कब्जा करे था। इतनी स्पीड में ये बढ़ता जा रहा था और एरिया को जीत करके अपने में मिलाया जा रहा था। तो ये कंट्री को एक्चुअली डर हुआ ये सुपर पावर को कि इन फ्यूचर में ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए खतरा बन सकता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि नेपोलियन को हराया और 1815 में आपको ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ। तो आपकी हिस्ट्री में 1815 जो ईयर है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 3 ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो कि हमेशा आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो आइए देखिए, मैंने इस तरह से बना रखा है, आप भी अपने नोट्स में बना लेना। 1815 पहला चिल बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, यह आपको पता ही है कि नेपोलियन वर्सेस बापरे, नेपोलियन वर्सेस बापरे के बीच में यह वार हुआ। अगला है ट्रीटी ऑफ वियना साइंड, और यहीं पर ट्रीटी ऑफ वियना भी साइंड हुआ और कंजर्वेटिव रिजिम्स रीस्टार्टेड का मतलब क्या हुआ कि पहले कंजर्वेटिव रिजिम 1789 से बिफोर 1789 कंजर्वेटिव रिजिम्स था,
जो कि मैंने कहा आपको कि 1814 तक फिर से अलग अलग लिबरल्स की सरकार, फिर बीच में आपको डिक्टेटर बना जो अपना नेपोलियन भैया था, ठीक है, डिक्टेटर का सरकार बना, और फिर जाकर के 1815 में वापस से क्या शुरू हो जाता है, न्यू कंजर्वेटिव रिजिम शुरू हो जाता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे नोट में कि वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ध्यान रखेंगे, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वियना जो है वो कैपिटल किस देश का है, तो वहां पर फ्रांस दे देगा, जर्मनी दे देगा, प्रूसिया दे देगा, ऑस्ट्रिया दे देगा, तो ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अगला कि व्हेन कंजर्वेटिव रिजिम्स स्टार्टेड या व्हेन कंजर्वेटिव रिजिम्स रीस्टार्टेड, उसमें आपको ऑप्शंस हो जाएंगे 1815, 1816, 1817, 1818। तो आपको ध्यान रखना 1815, इसलिए मैंने इसको एक जगह अरेंज करके 1815 में 3 बड़े इवेंट्स हुआ था वो मैंने आपके सामने दे दिया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि आप अगर सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, व्यूज बढ़ता है तो हमारे लिए मोटिवेशन होगा। तो